मार्च 24 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मार्च 24 बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बेटा, टेबल 1.1 लिस्ट सम एसआई क्वांटिटीज, एसआई क्वांटिटीज को शो कर रहा है। कंप्लीट अ टेबल बाय इंडिकेटिंग अ टिक, आपको टिक मार्क करना है बेटा। विच शोज विच आर द एसआई बेस क्वांटिटीज। इसमें से बेटा वो जो बेस क्वांटिटीज है बेटा, उन बेस क्वांटिटीज पे जो है वो आपको, जो बेस क्वांटिटीज है बेटा उन पे जो है वो आपको जो है वो इस तरीके से एक टिक मार्क करना है। अब आप मुझे बताइए बेटा, जो क्वांटिटीज आपको दी हुई जैसे आप एनर्जी दे रहे हैं, करंट, एनर्जी, फोर्स, मास। बेटा बेस क्वांटिटीज आपको याद होंगी। टोटल जो है वो 7 बेस क्वांटिटीज होती थी बेटा। बेस क्वांटिटी 7 कौन कौन सी होती थी मैं अगर आपको बताऊं, द फर्स्ट वन इज द लेंथ। फिर होता था हमारे पास मास, लेंथ, मास, टाइम। फिर होता था इस तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये होती थी एक क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देन फिर हमारे पास होता था टेम्परेचर। फिर एक होता था करंट। और लास्ट वाला हमारे पास होता था बेटा लुमिनस इंटेंसिटी। इस तरीके से लुमिनस इंटेंसिटी। ये कुछ नेम्स मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिए बेटा। ये 7 बेस क्वांटिटीज होती थी। अब इसमें से टिक मार्क करना है बेटा जो बेस क्वांटिटीज हैं। तो अब बेस क्वांटिटी मुझे बताइए, जो टिक मार्क होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो आपने कहा सर एक जो हमें मार्क होता हुआ नजर आ रहा है वो करंट है, और दूसरा जो हमें मार्क होता हुआ नजर आ रहा है वो मास है। तो सिंपल बेटा इस तरीके से आपको टिक मार्क करना था, और आपको जो है वो इस पार्ट का जो है वो मार्क मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट जरा देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है बेटा, यूज अ डेफिनेशन ऑफ द पावर। यूज अ डेफिनेशन ऑफ द पावर टू डिटरमाइन द एसआई बेस यूनिट। पावर का जो है वो एसआई बेस यूनिट निकालना है। अब आप मुझे बताइए बेटा, पावर का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, आप सबने ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पावर का। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल पढ़ा है पावर का फॉर्मूला। अच्छा, पावर का फॉर्मूला आपने लिखा है, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। और वर्क का फॉर्मूला भी आपको याद होगा बेटा। वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जबकि डिवाइड में आप क्या लिखते थे? टाइम लिखते थे। तो ऊपर फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, जबकि नीचे जो है वो आपके पास टाइम आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए बेटा, इसमें से आपको जो बेस यूनिट याद होंगे वो भी कंफर्म कीजिए। जैसे फोर्स का बेस यूनिट क्या होता है, मैं अगर आपको रिकॉल करूं बेटा, फोर्स का बेस यूनिट अब आपको याद होना चाहिए। हमारे पास फोर्स का बेस यूनिट होता था, याद है? kg/m²। ये आपको मुझे अच्छी तरीके से याद है बेटा, जब मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया है फर्स्ट चैप्टर का, तो मैंने आपको फोर्स का बेस यूनिट लिखवाया था। द बेस यूनिट ऑफ द फोर्स इज किलोग्राम मीट, यानी kg/m²। तो जहां पे फोर्स लिखा हुआ है बेटा, वहां पे kg/m²आ जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा, इट विल बी kg/m²। ये आ गया। बेटा डिस्टेंस में मुझे बताइए कौन होगा। तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस बताइए ना, डिस्टेंस का बेस यूनिट। बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहिएगा, मुझे बताइए डिस्टेंस का बेस यूनिट क्या है। तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस का बेस यूनिट हमारे पास है मीटर। डिस्टेंस के बेस यूनिट की जगह मीटर आ जाएगा। जबकि डिवाइड में अगर आप आएंगे बेटा, डिवाइड में टाइम लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए टाइम का बेस यूनिट क्या है। तो आप बोलेंगे सर टाइम तो बहुत ही आसान है, टाइम का बेस यूनिट जो है वो सेकंड हो जाएगा। तो टाइम का बेस यूनिट सेकंड आ गया। बेटा इस सारे बेस यूनिट आपने पुट किए, पुट करने के बाद अब आप मुझे बताइएगा, अगर आप इस मीटर को बेटा मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हाँ बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी मीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, kg मीटर स्क्वायर, s-2 पहले से था। अब आप मुझे बताइए बेटा, नीचे वाला s भी अगर ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा s⁻⁻1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से, kg m² s-3। बेटा ये बेस यूनिट ड्राइव करने का जो है वो आपको 2 मार्क्स अवार्ड कर रहा है। ये आप अपना आंसर यहाँ पे लिख देंगे, आपको इस पार्ट के 2 मार्क्स अवार्ड होंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बेटा अब आपसे कह रहा है पार्ट सी। पार्ट सी में कह रहा है बेटा, अ लाइट मीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन अ क्लासरूम। Daylight is incident normally on the sensor of the meter. The sensor has an area of 2.2 centimeter square. We are provided with the area. Area आपको दे रहा है बेटा 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे अब आपसे कह रहा है बेटा, द रीडिंग ऑफ द मीटर इज 950 वॉट पर मीटर स्क्वायर। भाई रीडिंग आपको बता रहे हैं 950 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आपको दे रहा है। अब आपसे कह रहा है बेटा, सवाल में क्लियरली कह रहा है बेटा, ये देखो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ, कॉन्सेप्ट बगैर पढ़े भी जो है वो आप इसमें यूनिट्स की मदद से जो है करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिएगा।
क्वेश्चन में आपसे कहा गया बेटा कैलकुलेट द पावर, आपसे क्लियरली कह रहा है पावर निकाल के दिखाइए। बेटा है कोई जिसको ये बात याद हो, जिसको ये बात मालूम हो, जो मुझे बताना चाहे बेटा। पावर का यूनिट होता है बेटा, बताइए पावर का यूनिट क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर पावर का यूनिट होता है वॉट। यानी हमें जो आंसर चाहिए बेटा, पावर के यूनिट में आप मुझे बताइए पावर का जो यूनिट होगा वो आपने मुझे कहा सर पावर का यूनिट हमारे पास हो जाएगा वॉट, तो वॉट के लिए आपने जो है वो इस तरीके से डब्ल्यू लिख दिया। अब देखो पावर, देखो हमें जो यूनिट चाहिए ना बेटा वो हमें सिंपल सा यूनिट चाहिए, सिंपल वॉट बचना चाहिए। मुझे बताइए जो मीटर स्क्वायर नजर आ रहा है बेटा, ये मीटर स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना है। अगर मैं किसी तरीके से अपनी वैल्यू को कोई भी एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करूं बेटा जो मीटर स्क्वायर में हो, तो फायदा क्या होगा मुझे बताइए। अगर मैं मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो फायदा मुझे क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर फायदा ये होगा, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आप जो है बड़े आराम से इसको सॉल्व, मतलब से बचेगा ही वॉट, और वॉट पावर का यूनिट होता है। मेरी बात दोबारा समझिएगा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को और कीजिए बेटा। मैं आपसे कह रहा था भाई हमें वॉल्यू वैल्यू दे रहा था वॉट पर मीटर स्क्वायर, देखें उसने कहा हुआ है आपसे 950 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं किसी तरीके से इस वैल्यू को कोई मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का फायदा ये होगा कि मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें जो दे रहा है बेटा एरिया, और कीजिएगा बेटा, हमें जो एरिया गिवन कर रहा है वो ये गिवन कर रहा है ए इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए बेटा, जरा गौर कीजिए बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से। पढ़ा है ना ये वाली बात कि जब कभी जिंदगी में सेंटीमीटर नजर आता है बेटा तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड करते हैं, आप किससे, 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन क्योंकि इत्तेफाक से बेटा आज सेंटीमीटर पे क्या मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है बेटा, तो आप 100 से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि डिवाइड करेंगे 100 के स्क्वायर से। फिर कह रहा हूं मैं आपसे, मैंने क्या कहा कि आपकी वैल्यू बेटा दे रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते थे, लेकिन क्योंकि बेटा सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए आप 100 से डिवाइड नहीं करोगे बल्कि डिवाइड करोगे 100 के स्क्वायर से। अब आप जरा इसको डिवाइड कीजिएगा बेटा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर जो मेरे पास आ रहा है ना वो ये आ रहा है 2.2 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया का आंसर आ गया। यानी मैंने पहले एहतियातन बेटा एरिया को कन्वर्ट कर दिया। अब आप एरिया की यही वैल्यू यहां पुट करोगे बेटा, देखो 2.2 10⁻⁻⁴ देखो मीटर स्क्वायर ये वाली वैल्यू थी ना, ये वाली वैल्यू मीटर स्क्वायर की यहां पर आ गई। अब आप मुझे बताइए ये वाला 1 मीटर स्क्वायर बेटा दूसरे वाले मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो अब आप बताओ नंबर्स में कौन कौन बच रहा है। तो आप बोलेंगे सर अब हम 950 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से, जरा मल्टीप्लाई कीजिए ना बेटा। 950 मल्टीप्लाई बाय 2.2 10⁻⁻⁴ और लास्ट में बचेगा वॉट। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आ रहा है बेटा। आंसर, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, मुझे आंसर बताइए, आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल बेटा, हमारे पास जो आंसर आ रहा है बेटा वो इस तरीके से आ रहा है, ये रहा, वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 0.209, और 0.209 को राउंड ऑफ करेंगे तो इट वुड बी 0.21। सो द करेक्ट आंसर वुड बी द 0.21 वॉट। आई होप ये वाला सवाल का पार्ट जो है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। हमने सवाल सॉल्व किया बेटा मई जून 2024। बेटा मेरे पास अब जो क्वेश्चन है मार्च 2023 का। मार्च 2023 का क्या क्वेश्चन है जरा पढ़ते हैं। उसने आपसे कहा हुआ है, बेटा अंडरलाइन ऑल द एसआई बेस यूनिट इन द फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर सारे के सारे जो है एसआई बेस यूनिट्स को जो है वो अंडरलाइन करना है। बेटा याद होगा एसआई बेस यूनिट्स मैंने आपको बताए थे, एसआई बेस यूनिट। देखिए एसआई बेस यूनिट में जो है वो एम्पेयर आता है, याद है एम्पेयर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं आप बोलेंगे यस सर एम्पेयर हमें याद आ रहा है। एम्पेयर आपने हमें बताया था कि एम्पेयर जो है वो बेस यूनिट होता है किसका, करंट का बेस यूनिट। एम्पेयर जो है वो करंट का बेस यूनिट हो जाएगा। कूलम नहीं होता बेस यूनिट, करंट बेस यूनिट नहीं है, करंट जो है वो बेस क्वांटिटी है। बेटा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, जो मैं आपसे कह रहा हूँ करंट के बारे में, करंट यूनिट नहीं है बल्कि करंट जो है वो बेस क्वांटिटी है। यूनिट डिफरेंट होता है, यूनिट जैसे लेंथ जो है वो क्वांटिटी है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा बेटा। जो लेंथ है बेटा, लेंथ लेंथ के बारे में मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेंथ एक क्वांटिटी है, जबकि जो उसका यूनिट है ना बेटा वो यूनिट जो है वो मीटर है। यानी क्वांटिटी अलग चीज है, मीटर उसका यूनिट है।
अब आप मुझे बताइए दूसरा जो बेस यूनिट आपको मिल रहा है बेटा, एक और बेस यूनिट हमें मिल रहा है कौन, केल्विन। तो आप इन दोनों को अंडरलाइन कर दिया। इन दोनों को अंडरलाइन करने से आपको आइडिया हो गया कि आपके 20 यूनिट्स मिल गए। नेक्स्ट पार्ट बेटा अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, अ टॉय कार मूव इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द कार इज गिवन बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है बेटा, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर टू ए। अब आप लोगों ने अगर बेटा काइनेमेटिक्स अभी नहीं भी पढ़ा हुआ, ये कुछ इक्वेशन आपको दे रहा है और चीजों के नाम बता रहा है। ए इज द एक्सेलरेशन, वी इज इट्स फाइनल वेलोसिटी, स्टेट टू कंडीशन दैट अप्लाई टू द मोशन ऑफ द कार इन ऑर्डर फॉर द अबव इक्वेशन टू बी वैलिड। बेटा इक्वेशन कब वैलिड हो सकती है? बेटा ये इक्वेशन जब वैलिड होगी, मैं इसकी दो कंडीशन आपको बताऊंगा, वो आपने अभी कंडीशन शायद पढ़ी नहीं होगी बेटा। जब मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मस्ट इक्वल टू जीरो। यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, वो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए? जीरो के बराबर हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी जब कभी आप ये इक्वेशन, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी नजर नहीं आ रही ना बेटा, असल में इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो के बराबर है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। जबकि सेकंड कंडीशन ये है बेटा कि इसमें आपके पास जो है वो बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर होगी तो बेटा आप इस कंडीशन को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द टू कंडीशन विच आर मैंडेटरी फॉर दिस इक्वेशन। अच्छा पार्ट सी, पार्ट सी बेटा आपके मतलब का पार्ट है, ये तो अब आपको बड़े आराम से हंसते खेलते समझ में आएगा। आपसे कह रहा है बेटा, आपको जो है वो एस की वैल्यू दे रहा है और आपको जो है वो वी की वैल्यू दे रहा है। अच्छा मुझे बताइएगा बेटा, आगे जो है वो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी गिवन कर रहा है। 0.5% का मतलब है बेटा, ये जो वैल्यू है बेटा, ये आपको वैल्यू गिवन कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहलाएगा डेल्टा एस परसेंट की वैल्यू आपको दे रहा है। जबकि मुझे नीचे बताइएगा बेटा, मैं इसको चले रेड कलर से हाईलाइट करूंगा, नीचे देखिएगा। मैं वैल्यूज आपको बता रहा था बेटा, जो नीचे वाली वैल्यू लिखी हुई है जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट की है बेटा, दिस इज द डेल्टा वी परसेंट। मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से बता रहा था बेटा कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो डेल्टा एस परसेंट को शो कर रहा है, जबकि जो नीचे वाली वैल्यू है बेटा वो डेल्टा वी परसेंट को शो कर रहा है। आपसे क्लियरली कह रहा है बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। ऊपर फॉर्मुला देखिएगा बेटा, फॉर्मुला दिया हुआ है, इस फॉर्मुले को अब हम यूज करेंगे। ये जो फॉर्मुला ऊपर दिया हुआ है बेटा, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर टू, इस फॉर्मुले को लिखिए। ये रहा फॉर्मुला मेरे पास, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर टू ए, दिस इज द फॉर्मूला। एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर टू ए। अब आप बताइए बेटा, ए को ऊपर लेकर जाएंगे, एस को नीचे लेकर आएंगे, तो ए का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा वी स्क्वायर ओवर टू एस, दिस इज द फॉर्मूला। मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख के दिखाया है बेटा, जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था, वी हैव अ फॉर्मूला, जो मैंने आपके सामने लिख के दिखाया है बेटा, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर टू एस। भाई वैल्यू ढूंढिए ना बेटा, वैल्यू कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। आपको वैल्यू दे रहे हैं, ऊपर वी स्क्वायर है, बताओ वी की वैल्यू कितनी है। आप बोलेंगे सर वी की वैल्यू है 2.75, तो 2.75 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बताइए बेटा, नीचे टू और एस लिखा हुआ है, बताइए एस की वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर एस की वैल्यू दे रहा है 3.89। हाँ भाई सॉल्व करके आंसर बताइएगा बेटा, डायरेक्टली मुझे आंसर बताइए, आपके पास क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बेटा प्लीज। वैल्यूज को पुट कीजिए, मल्टीप्लाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, स्क्वायर कीजिए, आंसर मुझे कंफर्म कीजिए कि आपके पास जो है वो आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है, ओके आप लोग के आंसर भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ बेटा। यस व्हाट आई एम गेटिंग बेटा, वो आंसर मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है, यस 0.972 बेटा, आई एम गेटिंग 0.972। 0.972 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो मैं अपने आंसर को लिख के दिखाऊंगा बेटा, माई आंसर विल बी 0.972 ms-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 14.71 रॉन्ग बेटा, 0.972 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा इस बात को भी ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन जो है वो आपको तीन डिजिट्स के अंदर दिया हुआ है ना, 3.89, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सो यू कैन राइट योर आंसर इन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स एज वेल। तो आपने इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लिख के दिखा दिया, तो करेक्ट आंसर बेटा ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई आप मिस्टेक कर रहे हैं, वेल इसको दोबारा रीचेक कर लीजिएगा बेटा। अच्छा अब आप जरा इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़िएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है बेटा
डिटरमाइन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो आपसे कह रहा है कि ए के अंदर जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के दिखाइए। बेटा आज पहली दफा इसको अब आप सॉल्व करेंगे। पहले तो मुझे बताइए ए का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल। ए का फॉर्मूला ये रहा है, देखिएगा, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2s। बेटा इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखने का फॉर्मूला क्या है? जरा परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखने का फॉर्मूला आज मैं आपको सिखाऊंगा। जो रूल्स आपने पढ़े थे ना बेटा, उन रूल्स को अप्लाई करेंगे। रूल्स को अप्लाई करना सीखिएगा बेटा। सबसे पहले जहां ए लिखा हुआ है बेटा, इस ए को आप कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा ए परसेंट। यानी जो लेफ्ट साइड लिखी हुई है बेटा डेल्टा ए एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन को अनसर्टेनिटी में लिखने का तरीका होता है बेटा, वी कैन राइट ए एज द डेल्टा ए परसेंट। जबकि जो वी स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को ऐसे लिखते थे, याद है मैंने आपको बेटा, मुझे अच्छी तरीके से याद है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी अगर पावर टू नजर आएगी यानी स्क्वायर नजर आएगा बेटा, तो टू को नीचे उतारेंगे, टू को नीचे उतारेंगे और फिर उसके आगे लिख देंगे, याद कीजिएगा, डेल्टा वी परसेंट। आप बोलेंगे अरे हाँ सर ये तो आपने पढ़ाया था। पावर को आपने नीचे उतारा और फिर आगे आपने लिख के दिखा दिया बेटा, जहां वी लिखा हुआ था वहां पे आपने लिख के दिखा दिया डेल्टा वी परसेंट। बीच में प्लस लगाया क्योंकि मैंने कहा था अनसर्टेनिटी कभी भी माइनस नहीं होती बेटा। अनसर्टेनिटी जो है वो हमेशा हमेशा आपस में क्या होती है, ऐड होती है। मैंने आपको ये भी सिखाया था बेटा कि अगर आपके पास कभी भी पावर वाला केस आएगा बेटा, तो जो भी कांस्टेंट दिया हुआ होगा उस कांस्टेंट को आप कर देंगे इग्नोर। तो आपके पास जो कांस्टेंट लिखा हुआ था बेटा टू, आपने इस टू कांस्टेंट को इग्नोर कर दिया, टू को आपने कटा दिया। अब आप मुझे बताइए टू को कटाने के बाद बचा कौन? तो आप बोलेंगे सर एस बचा, और एस के लिए हम लिखेंगे क्या, जरा बताइएगा, डेल्टा एस परसेंट। बेटा ये इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट किया है। इक्वेशन अभी फर्स्ट टाइम, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम अभी कन्वर्ट करना सीख रहे हो तो आपको मुश्किल लग रहा हो। ये सवाल इतनी दफा आएगा बेटा, इतनी दफा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा इस सवाल। देखो मैं लेफ्ट में दोबारा इक्वेशन को बनाऊंगा, देखिएगा जरा। इक्वेशन क्या बनाई बेटा, आपको मेरी बात समझ में आती नहीं आती जरा देखते हैं। मुझे बताओ लेफ्ट साइड पे ए की जगह पे कौन आएगा? आप बोलेंगे सर लेफ्ट साइड पे हो जाएगा डेल्टा ए परसेंट। बताओ वी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे सर पावर को नीचे उतारते हैं, पावर को नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा टू। और जो वी लिखा हुआ है बेटा, उस वी को आप लिखेंगे डेल्टा वी परसेंट। आगे मुझे बताइए, मैंने कहा था अगर पावर नजर आ जाती है यानी स्क्वायर या क्यूब नजर आ रहा है तो नीचे वाले टू को इग्नोर कर देंगे। फिर एस लिखा हुआ है बेटा, तो एस को लिख सकते हैं डेल्टा एस परसेंट। अब आप मुझे बताइएगा बेटा, कोई बहुत मुश्किल काम बेटा मैं आपसे नहीं करवा रहा, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। देखो टू आ गया बेटा, मेरी हेल्प कीजिए ना बेटा, मुझे मेरी हेल्प कीजिए। डेल्टा वी परसेंट की वैल्यू बताइए, डेटा में देख के बताइए, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है डेल्टा वी परसेंट की वैल्यू। हाँ भाई, डेल्टा वी परसेंट, ओहो डेल्टा वी परसेंट की वैल्यू कितनी दे रहा है? तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू दे रहा है 0.8, तो 0.8 आ गया, बीच में हो जाएगा प्लस। अब आप मुझे बताइए बेटा डेल्टा एस परसेंट की वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर डेल्टा एस परसेंट हमें ये दे रहा था, ये देखिएगा, दिस इज द डेल्टा एस परसेंट। तो डेल्टा एस परसेंट की वैल्यू हमें दे रहा है 0.5, तो यहाँ पे मैंने फिर लिख दिया प्लस 0.5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, टू को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 1.6, 1.6 में 0.5 प्लस करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग बेटा 2.1। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा बेटा वो 2.1% आएगा। और सिर्फ इतने से स्टेप्स करने के आपको जो है वो यहाँ पे 2 मार्क्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। आई होप सवाल का ये वाला पार्ट भी जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जरा पढ़िएगा बेटा, आगे इस सवाल में आपसे मजीद फरमाइश कर रहा है बेटा, कैलकुलेट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, और एग्जैक्ट वैल्यू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मैंने आपको लिखना सिखाया था कि जब कभी बेटा आप इसको लिखेंगे तो इसको यूजुअली आप लिखते हैं बेटा डेल्टा ए से। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब आपसे डेल्टा ए की वैल्यू मांग रहा है। बेटा बताइए ना डेल्टा ए की वैल्यू। हमारे पास डेल्टा ए परसेंट की वैल्यू है। भाई बताइए डेल्टा ए परसेंट का फॉर्मूला क्या है? ये देखो बेटा, डेल्टा ए परसेंट का फॉर्मूला होता था बेटा, मैंने पढ़ाया है आपको, डेल्टा ए ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप अपने पुराने लेक्चर्स को निकाल के देखिएगा, आपकी कॉपीज पे लिखे हुए होंगे बेटा ये पॉइंट्स, कि बेटा देखिए डेल्टा ए परसेंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे बताइए डेल्टा ए परसेंट की वैल्यू कितनी निकाली हुई है? आप बोलेंगे सर ये तो रही डेल्टा ए परसेंट की वैल्यू। डेल्टा ए परसेंट की वैल्यू पे आ जाएगा 2.1 इज इक्वल टू डेल्टा ए मुझे चाहिए, नीचे ए लिखा हुआ है। हाँ भाई ए की वैल्यू ढूंढ के बताइए, कहाँ लिखी हुई है स्क्रीन पे, बताइए ए की वैल्यू। आप बोलेंगे सर ये रही ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 0.972, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 0.972, और आगे हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई बाय 100। यानी आगे जो है वो अब आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। कैसे करेंगे रीअरेंज? आप बोलेंगे सर कोई मसले की बात थोड़ी है, ये ऊपर चला जाएगा, वो 100 जो है वहां ऊपर से नीचे आ जाएगा, सो इट विल बिकम 2.1 मल्टीप्लाई बाय 0.972,
और डिवाइड में कौन आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा ए। बेटा सॉल्व करके बताइए डेल्टा ए का आंसर कितना आ रहा है। मैं अपने पास भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी अपने पास सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.0204। 0.0204, जिसको राउंड ऑफ करके जो है वो आप देख सकते हैं 0.02 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो आई होप बेटा मार्च 2023 का क्वेश्चन भी जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बेटा मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मार्च 2020। मार्च 2020 में आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। लेंथ, मास एंड टेम्परेचर आर ऑल एसआई बेस क्वांटिटीज। ये आपको बता रहा है कि बेस क्वांटिटीज हैं। स्टेट अदर टू एसआई बेस क्वांटिटी, इसके अलावा कोई दो बेस क्वांटिटीज बताइए। देखिए लेंथ है, मास है, टाइम नहीं है, तो आपने यहाँ पे टाइम लिख दिया, एक बेस क्वांटिटी टाइम हो गई। लेंथ, मास, टाइम, याद है लाइन से याद करवाया था, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर। टेम्परेचर लिखा हुआ है तो करंट आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसमें एक और बेस क्वांटिटी जो अब आप ऐड कर सकते हैं बेटा, वो हमारे पास आ जाएगी इस तरीके से, करंट। तो आपने दो बेस क्वांटिटीज को लिख दिया करंट। उसने यूनिट नहीं मांगे, देखो उसने ऐसा ही क्वांटिटीज बोला हुआ है, कहीं आप यूनिट नहीं लिख दिएगा। अगर आपने यूनिट लिख दिए बेटा तो यूनिट गलत हो जाएंगे। यूनिट थोड़ी लिखना है, क्वांटिटी बतानी है। जैसे क्वांटिटी आपने बताई ना, टाइम है, करंट है, तो आप क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहे हैं। नीचे वाला सवाल पढ़ते हैं। सवाल में अब आपसे कह रहा है बेटा, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल यानी ग्रेविटी मे बी डिटरमाइंड फ्रॉम एन ऑस्किलेटिंग पेंडुलम यूजिंग द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रहा है जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, अच्छा ये टी नहीं है बेटा, ये एल है। इक्वेशन आपको दे रहा है, मैं इसको थोड़ा लिख के दिखा दूं, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन। अच्छा आगे अब आपको वैल्यूज गिवन कर रहा है। वैल्यूज आपको गिवन कर रहा है बेटा, आपको लेंथ की वैल्यू दे रहा है 1.50। मैंने इस तरीके से आपको डिफाइन करा बेटा। लेंथ की वैल्यू आपको दे रहा था 1.50 और टाइम पीरियड की वैल्यू आपको दे रहा है 2.48। अब आप इनकी वैल्यूज को रखते हुए कह रहा है बेटा आपसे, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी निकाल के दिखा दीजिए। तो ये रहा ग्रेविटी का फॉर्मूला बेटा, 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। मुझे कंफर्म कीजिएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 3.142 इसका स्क्वायर। लेंथ की जगह पे आ जाएगा बेटा कौन, तो आप बोलेंगे सर लेंथ हमें 1.50 दे रहा है, देखो ये दे रहा है ना लेंथ 1.50। जबकि नीचे जो टाइम पीरियड आपको दे रहा है बेटा, टाइम पीरियड मुझे बताइए, तो आप बोलेंगे यस सर टाइम पीरियड हमें दे रहा है, यस टाइम पीरियड हमें दे रहा है ये 2.48। बेटा सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। मैं अपने पास भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी अपने पास सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। ओके हमारे पास बेटा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है इस तरीके से 9.63। 9.63, तो आपने ग्रेविटी का आंसर लिख दिया, वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 9.63 ms-2। तो ये जो है वो आपका इस पार्ट का आंसर आ गया 9.63। बेटा अगर आप नीचे स्क्वायर, सॉरी बेटा मैंने स्क्वायर नहीं लिखा था, देखिए मैंने मिस्टेक करी थी, इसलिए आपका आंसर भी शायद गलत आ रहा हो बेटा। नीचे स्क्वायर करना होगा, मैं स्क्वायर करना भूल गया था, तो इसलिए आपका आंसर भी शायद इसमें आंसर में मिस्टेक आ रही होगी। आंसर आपके पास आ रहा है बेटा 9.63, चेक कर लीजिएगा, आंसर सही आना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए बेटा, आगे अब आपसे कह रहा है वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ग्रेविटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी मांग रहा है भाई, ग्रेविटी का फॉर्मूला फिर एक दफा मौका मिला है बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का। ये रहा मेरे पास ग्रेविटी का फॉर्मूला। ग्रेविटी का फॉर्मूला देखिए, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी मांग रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन को रीअरेंज, इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिख के दिखाइए बेटा। जहां ग्रेविटी लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा जी परसेंट इज इक्वल टू, बेटा 4 और पाई स्क्वायर नंबर है, याद है ना मैंने आपको कहा था कि अगर कभी भी स्क्वायर नजर आ जाएगा, कोई पावर नजर आ जाएगी, तो जो भी कांस्टेंट दिए हुए हो आप उन कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, कांस्टेंट को कटा देंगे, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आपने कांस्टेंट को भगा दिया, कांस्टेंट जाओ। अब आप मुझे बताइए एल बचा है, एल का मतलब है लेंथ। भाई एल को बताइए, लेंथ को आप लिखते हैं डेल्टा एल परसेंट प्लस
मुझे बताइए टी स्क्वायर। भाई टी स्क्वायर को आपको लिखना सिखाया था, पावर टू को नीचे उतारेंगे, टू नीचे आ जाएगा और आगे हो जाएगा डेल्टा टी परसेंट, तो ये हो जाएगा टू डेल्टा टी परसेंट। बेटा ये इक्वेशन बनाने का तरीका था, कोई नई बात आपके लिए नहीं है बेटा, इससे पहले भी मैंने आपको सिखाई इक्वेशन बनाना। अगर नहीं समझ में आई मैं एक दफा दोबारा आपको रिकॉल कर दूंगा, देखिए और मुझे आंसर बताइए, जल्दी से बताइएगा। जगह जहां ग्रेविटी है बेटा, ग्रेविटी की जगह पे हो जाएगा हमारे पास डेल्टा जी परसेंट। फोर और पाई नंबर से आपने कटा दिया क्योंकि स्क्वायर नजर आ गया आपको। एल नजर आया बेटा, एल का मतलब होता है डेल्टा एल परसेंट, और टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा टू डेल्टा टी परसेंट। अब आप मुझे बताइए ना बेटा, वैल्यूज डेल्टा जी परसेंट की वैल्यू चाहिए थी, मुझे बताइए कि डेल्टा एल परसेंट की वैल्यू आपको मालूम है? बेटा बताइए ना, डेल्टा एल परसेंट की वैल्यू कितनी दे रहा है सवाल में, देखिए। तो आप बोलेंगे सर ये रही ना वैल्यू, डेल्टा एल परसेंट की वैल्यू है हमारे पास 2%, और डेल्टा टी परसेंट की वैल्यू हमारे पास कितना परसेंट, 3% वैल्यूज आपको दे रहे हैं। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए ना बेटा, आंसर बताइए। यस, लेंथ की जगह पे आ जाएगा टू, प्लस ये लिखा हुआ है बेटा आपने टू, तो ये टू आ गया, और डेल्टा टी परसेंट की जगह पे आ जाएगा थ्री। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, टू टाइम्स थ्री करोगे तो आंसर सिक्स हो जाएगा, टू थ्री द सिक्स, और सिक्स में टू को प्लस करोगे तो आंसर हो जाएगा कितना परसेंट, 8%। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है बेटा ग्रेविटी का, यानी डेल्टा जी परसेंट का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8% आ रहा है। नीचे वाले पार्ट का आंसर अब तो आ जाना चाहिए बेटा आपको। नीचे वाले पार्ट में सिंपल सिंपल आपसे कह रहा है बेटा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द ग्रेविटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब डेल्टा जी बता दीजिए। याद है अभी भी फॉर्मूला पढ़ाया था बेटा, थोड़ी देर पहले भी आपने पढ़ा था, डेल्टा जी परसेंट का फॉर्मूला था डेल्टा जी ओवर जी मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा जी परसेंट की वैल्यू आपने निकाली हुई है 8, डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए, और नीचे ग्रेविटी की वैल्यू आप निकाल कर आए, ये रही ना ग्रेविटी की वैल्यू 9.63। तो जहां ग्रेविटी है बेटा उस जगह पे आप रख देंगे 9.63 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। ये ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, सो इट विल बी 8 मल्टीप्लाई बाय 9.63 ओवर 100 इज इक्वल टू डेल्टा जी। बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 9.63 और देन डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ रहा है 0.77। तो 0.77 इज द करेक्ट आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन मार्च 2020 भी जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अक्टूबर नवंबर 2024 वेरिएंट वन का सवाल है। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं डिफाइन डेंसिटी। डिफाइन डेंसिटी के बारे में जब आपसे बात करेगा बेटा, डेंसिटी डेंसिटी का याद है फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। यानी मास और वॉल्यूम को जब आप डिवाइड करते हैं तो डेंसिटी के बराबर है, तो आप डेंसिटी को डिवाइड कर देंगे। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी मास को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो सिंपल डेंसिटी को आपने डिफाइन कर दिया, 1 मार्क आपको इसका अवार्ड हो जाएगा। सवाल आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल आगे बढ़ा इंटरेस्टिंग से, अगर आपको समझ में आ जाए। आपसे कह रहा है बेटा, आपको अच्छा वैल्यूज दे रहा है। सबसे पहले तो एक ब्लॉक है, ब्लॉक की डायमेंशन है बेटा। डायमेंशन में आपको एक डायमेंशन बता रहा है एक्स, एक डायमेंशन आपको बता रहा है बेटा वाई, आई हैव अ डायमेंशन ऑफ वाई, और एक डायमेंशन इसमें से आपको बता रहा है बेटा जेड। जेड आपको डायमेंशन दे रहा है, तीन डायमेंशन आपको दे रहा है एक्स वाई जेड। अच्छा मजे की बात, तीनों की वैल्यूज भी लिखी हुई है। एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही, जेड की वैल्यू ये रही। आपसे मांग रहा है डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द ग्लास, डेंसिटी ऑफ द ग्लास आपसे मांग रहा है। यूनिट पे ख्याल कीजिएगा बेटा, डेंसिटी का जो यूनिट दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमारी जो वैल्यूज है वो सेंटीमीटर्स में। बेटा इसका मतलब ये है आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा मीटर में करने के लिए जो वैल्यू दे रहे हैं ना आपको 5.41 सेंटीमीटर, तो मीटर में करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 0.0541। यानी एक्स वाई जेड बेटा तीनों की तीनों वैल्यूज को जो है वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताइए जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.0541 मीटर। वाई की वैल्यू मुझे बताइए कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.1109, डिवाइड बाय 100 करके चेक कर लो बेटा। मुझे तो वैल्यूज डायरेक्ट वर्बली बिल्कुल ऐसे करना आ रही है, तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा। थर्ड वाली वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है जेड की वैल्यू बेटा, वो ये आ रही है जेड इज इक्वल टू 0.0162 मीटर। आपने तीनों वैल्यूज को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, यानी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। अच्छा तीनों को कन्वर्ट करने के बाद अब आप मुझे बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला है बेटा मास ओवर वॉल्यूम।
अच्छा, आप में से कुछ लोगों के ध्यान में ये सवाल आएगा, बिल्कुल सही सवाल आएगा बेटा, कि आप जो है वो पहले डेंसिटी निकाल लेते फिर एंड में डिवाइड बाय 100 कर देते। बेटा वो मेथड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं फिर देखते हैं। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला होता था मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे बताइए, ऊपर तो मास रहेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? याद है वॉल्यूम का फॉर्मूला ऐसे होता था, लेंथ टाइम ब्रेथ टाइम हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करते थे। इसका मतलब ये है कि लेंथ ब्रेथ हाइट तो नहीं है, तो आप हो जाएगा एक्स वाई और जेड। अब आप मुझे बताइए बेटा, ऊपर मास की वैल्यू, भाई मास की वैल्यू बताइए कितनी दे रहा है? तो आप बोलेंगे सर मास दे रहा है 0.243, मास 0.243 हो गया। नीचे मुझे बताइए बेटा एक्स की वैल्यू, तो एक्स बोलेंगे सर हो गया 0.0541, वाई हो गया हमारे पास 0.1109, और जेड की वैल्यू आ गई बेटा 0.0162। आपने ऊपर मास रख दिया, नीचे इन वैल्यूज को पुट कर दिया। बेटा सॉल्व करके आंसर बताइए ना, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है। तो अब वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। ऊपर हो जाएगा हमारे पास 0.243, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 0.0541 मल्टीप्लाई बाय 0.1109 मल्टीप्लाई बाय 0.0162। आप जब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास जो डेंसिटी का आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 2500। 2500 आएगा, और आगे 0.129 आ रहा है, तो 2500 आप दो डेसिमल डिजिट में आंसर लिख सकते हैं। 2500 विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए बेटा, अगर आप तो ऐसे करते, अगर तो आप जो है वो इस तरीके से सॉल्व करते देखिएगा। अगर आप डायरेक्ट डेंसिटी को ऐसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, मैं ऑप्शनल बेटा बता रहा हूँ, मास अगर आप डायरेक्ट लिख देते 0.243, और वॉल्यूम में अगर आप डायरेक्ट नंबर लिख देते बेटा 5.41 और 11.09, और थर्ड नंबर लिख देते बेटा 1.62, तीनों नंबर अगर आप ऐसे लिख देते, और फिर अगर आप सॉल्व करके डेंसिटी निकालते, तो असल में जो आपका आंसर आता ना वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आता। और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करने के लिए जो है ना, नीचे जो सेंटीमीटर क्यूब है, तो फिर ये कन्वर्ट करना आपके लिए आसान नहीं रहता। फिर ये कन्वर्जन इसकी जो है, सॉरी, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आता है, इसकी कन्वर्जन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात पता नहीं आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेंटीमीटर क्यूब की कन्वर्जन आपको नहीं आती, आप सिर्फ डिवाइडेड बाय 100 से काम नहीं चला पाते। डिवाइडेड बाय 100 तो जब करते ना जब अकेला सेंटीमीटर होता, लेकिन ये तो सेंटीमीटर पे क्यूब बना हुआ है, तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, सवाल सवाल करना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने एहतियातन बेटा आपको पहले ही जो है वो कन्वर्ट करवा दिया। यानी तीनों के तीनों सेंटीमीटर्स को बेटा आपने मीटर्स में कन्वर्ट किया, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम के बाद आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, और आपका आंसर आ गया। आई होप ये वाली बात जो है वो क्लियर होगी। सवाल के आगे वाले पार्ट में अब आपसे कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, सवाल आपको दे भी जो है वो 3 मार्क्स का रहा है। और तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन का मतलब होता है कि सवाल जो है वो थोड़ा डिटेल सॉल्व होगा। कोशिश करूंगा बात समझाने की, जरा देखिएगा। सबसे पहले इस बात पे गौर कीजिएगा बेटा, जो डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। अब वॉल्यूम तो नीचे आ नहीं रहा था, बल्कि वॉल्यूम की जगह पे आपने क्या रखा था बताओ, एक्स वाई और जेड। अब आप मुझे बताइए बेटा, अगर इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, जरा देखिएगा। जो लेफ्ट साइड नजर आ रही है बेटा रॉ, ये रॉ कहलाएगा, इसका नाम देखिएगा जरा, ये कहलाएगा डेल्टा रॉ परसेंट। जहां मास लिखा हुआ है बेटा वो कहलाएगा डेल्टा एम परसेंट। जहां एक्स लिखा हुआ है बेटा वो कहलाएगा डेल्टा एक्स परसेंट, क्योंकि सारे प्लस होते ना बेटा, अनसर्टेनिटी माइनस तो होती नहीं है। तो जहां एक्स है वहां डेल्टा एक्स परसेंट आ जाएगा। जहां वाई है बेटा वो हो जाएगा कौन, डेल्टा वाई परसेंट। और जो जेड लिखा हुआ है बेटा वो हो जाएगा हमारे पास कौन, डेल्टा जेड परसेंट। यानी इस तरीके से बेटा मैंने अब आपको फॉर्मूला जो है वो ओपन करना सिखाया है। मैं शायद अपनी बात समझा पाया तो मैं दोबारा बताऊंगा, देखिएगा जरा। इसको यहाँ मैंने इरेज किया बेटा, मैं दोबारा इसको लिख के दिखाऊंगा, जरा दोबारा देखिएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ था मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह पे आपने एक्स वाई जेड लिख दिया था बेटा। इस इक्वेशन को जब आप कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो इक्वेशन हो जाएगी इस तरीके से, डेल्टा रॉ परसेंट इज इक्वल टू मास की जगह पे आ जाएगा डेल्टा एम परसेंट, एक्स की जगह पे आ जाएगा डेल्टा एक्स परसेंट, वाई की जगह पे आ जाएगा डेल्टा वाई परसेंट, और जेड की जगह पे आ जाएगा डेल्टा जेड परसेंट। बताऊं एक बहुत बड़े मसले की बात है, एक मैटर हो गया, मैटर जरा देखिएगा। आपको परसेंट में वैल्यूज दे ही नहीं रहा, एक भी वैल्यू जो है वो परसेंट में नहीं दे रहा बेटा, एक भी वैल्यू परसेंट में नहीं दे रहा। अब आपको इन फॉर्मुलों को ओपन करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। डेल्टा एम परसेंट का फॉर्मूला बताऊं, आपने पढ़ा था, बताऊं। डेल्टा एम परसेंट का फॉर्मूला ये था, डेल्टा एम ओवर एम। डेल्टा एक्स परसेंट का फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था बताइएगा, ये था डेल्टा एक्स ओवर एक्स।
डेल्टा वाई परसेंट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वाई ओवर वाई। और डेल्टा जेड परसेंट का फॉर्मूला था डेल्टा जेड ओवर जेड। और सबके साथ 100 आएगा, तो सबके साथ 100 को आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देना है। बात समझिएगा बेटा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया, मैं आपसे कह रहा था बेटा, आपने इन सबको ओपन कर दिया। देखो, डेल्टा एम परसेंट की वैल्यू आ गई, डेल्टा एक्स परसेंट की वैल्यू आ गई, डेल्टा वाई परसेंट की वैल्यू आ गई, और डेल्टा जेड परसेंट की वैल्यू आ गई। सारी वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट कर दिया। वैल्यूज को पुट करने के बाद सबके साथ 100 आता है, 100 आपने बाहर निकाल के रख दिया, और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है बेटा डेल्टा रॉ परसेंट। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि डेल्टा एम की वैल्यू पता है आपको। डेल्टा एम की वैल्यू आप बोलेंगे डेल्टा एम ये रहा भाई, देखो ना, ये जो वैल्यू है क्या ये डेल्टा एम नहीं है? आप बोलेंगे अरे हाँ सर डेल्टा एम है। डेल्टा एम पता है क्या हमें? एम पता है एम? आप बोलेंगे क्यों नहीं पता सर, ये रही हमारे एम की वैल्यू, ये देखिए। अब आप मुझे बताइए कि डेल्टा एक्स पता है? मैं बोलूंगा सर ये रही डेल्टा एक्स की वैल्यू, देखिए ये डेल्टा एक्स होगा, जबकि ये वैल्यू एक्स हो जाएगी। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, आप बोलेंगे सर ये क्या बात हो गई, आप सेंटीमीटर वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। बेटा मैं सेंटीमीटर वाली इसलिए पुट कर सकता हूं बेटा, क्योंकि जब आप डेल्टा एक्स अपॉन एक्स निकालेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, मुझे बताओ अगर डेल्टा एक्स भी सेंटीमीटर में होगा और नीचे वाला एक्स भी सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी नीचे वाले पार्ट के लिए बेटा मीटर वाली वैल्यू की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्टली जो है वो सेंटीमीटर, यानी दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो एज इट इज सेंटीमीटर वाली पुट करें। यानी अब आप आगे वाले पार्ट में इन मीटर वाली वैल्यूज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेम सेम क्वांटिटी है। देखो ना, डेल्टा वाई अपॉन वाई, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई का मतलब ऊपर भी वाई है नीचे भी वाई है, तो दोनों सेंटीमीटर में होंगे, इट्स फाइन। आप सेंटीमीटर वाली सॉल्व कर दी, पुट कर दीजिए, तो आपके लिए सवाल इजी रहेगा। बेटा मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, इन वैल्यूज को ऑब्जर्व कीजिए, वैल्यूज सारी आपके सामने हैं, इनको पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, मुझे आंसर बताइए बेटा। आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर कितना आ रहा है, प्लीज बेटा आंसर कंफर्म कीजिएगा। वैल्यूज को चेक कर लीजिएगा बेटा। मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, आंसर देख लेते हैं। ऊपर डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम की जगह आ जाएगा 0.001, और नीचे एम की जगह पे आ जाएगा 0.243, प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे आ जाएगा 0.01, नीचे आ जाएगा 5.41, आगे पड़ोस में आ जाएगा डेल्टा वाई की जगह 0.01, नीचे हो जाएगा 11.09, प्लस और लास्ट वाला हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 1.62, और देन फिर मल्टीप्लाई आप कर देंगे 100। तो इसका जो आंसर आपके पास आना चाहिए, जब आप इसको राउंड ऑफ करके सॉल्व करेंगे, तो आंसर जो है वो आपका तकरीबन आना चाहिए 1.3। 1.3 वुल बी द करेक्ट आंसर। 1.3 अगर आंसर आ रहा है बेटा, सो 1.3 वुल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए बेटा, 1.3 आपका आंसर आना चाहिए। इसी सवाल में बेटा अब आगे, अब आपसे क्या कह रहे हैं सवाल में, आगे देख लेते हैं बेटा। सवाल का लास्ट पार्ट है, द ट्रू वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज डिफरेंट फ्रॉम द आंसर बिकॉज ऑफ अ सिस्टमैटिक एरर इन द मेजरमेंट। सजेस्ट वन पॉसिबल कॉज ऑफ द सिस्टमैटिक एरर। अब देखो एरर, आपने बेटा टॉपिक पढ़ा हुआ है एरर के बारे में कि एरर कौन सा हो सकता है। बेटा एरर यहाँ पे जो पॉसिबल हो सकता है, जो एरर यहाँ पे है वो सिंपल लिख सकते हैं, आपका जीरो एरर हो सकता है। जब आपने ये वैल्यूज को मेजर किया तो जीरो एरर, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताया हुआ था कि क्यूब था, क्यूब की मदद से आप मेजर कर रहे थे, तो आपके मेजर करते हुए जो है वो इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर में अपना आंसर जो है वो जीरो एरर लिख सकते हैं, तो 1 मार्क का आंसर है तो सिंपल जीरो एरर लिख दीजिए, एंड यू विल बी गेटिंग 1 मार्क फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा।